नमस्कार, मैं कौटिल्य पाठशाला में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए, 3 सेशन मेरे द्वारा लाया गया था झारखंड सहायक आचार्य को लेकर के। झारखंड सहायक आचार्य से संबंधित भारतीय राज्य व्यवस्था से जो टॉपिक है उसमें जो सिलेबस जारी किया गया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से किस प्रकार से सवाल होते हैं, कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, उसी को लाया जा रहा है। आज आपके बीच में फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं और आज का सेशन भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित ही जो सहायक आचार्य का खंड ख है, वहां से जो सवाल पूछे जाते रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि सर पूरा सिलेबस को उठाया जाए, तो आज मैंने कोशिश करा कि पूरे सिलेबस को उठाया जाए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सवालों को लाया जाए। तो चलिए, आपकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ आसान से सवालों को। और वो सवाल कुछ इस प्रकार से है, तो देखते हैं क्या है सवाल। पहला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन की उद्देशिका में किया गया है। तो ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया। तो ये जो क्वेश्चन ये समझना है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में उद्देशिका में किन किन शब्दों को शामिल किया गया। तो ये जो शब्द है वो देखना है, क्या धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक है? नहीं। आगे देखते हैं, प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक है? नहीं। आगे देखते हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष क्या ये है? आगे देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र क्या ये है? तो आपका जो सही जवाब होगा वो ये होगा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो साथियों, याद रखेंगे कि यहाँ जो शब्द शामिल किया गया था उसमें से एक समाजवादी है और एक धर्मनिरपेक्ष है। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे शामिल किया गया। अगला जो क्वेश्चन कहता है वो क्या कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और ऐसे सवाल सीजीएल में अक्सर पूछे जाते रहे हैं। तो देखा गया है, एसएससी के लेवल में भी पूछा गया है, कई बार ऐसे सवाल देखे गए हैं। क्या है क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो याद रखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति का झलकता है जो 1789 में हुआ था, अमेरिकी क्रांति 1776 में हुआ था, बोल्शेविक क्रांति जो रूस में हुई थी ये भी झलकता है, लेकिन चीन की क्रांति जो 1912 का जिक्र करता है ये मेरा नहीं था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो मेरा आंसर होगा वो होगा साथियों डी, मतलब भारत के संविधान में प्रस्तावना में ये जो चीन की क्रांति का जो है झलक यहाँ पर नहीं दिखता है, बाकी फ्रांसीसी क्रांति का भी दिखता है, अमेरिकी क्रांति का भी दिखता है और रूस की बोल्शेविक क्रांति को भी देखा जाता है। तो चारों ऑप्शन को मुझे जानना होगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आंसर डी होगा। यस, बहुत बढ़िया। आप सब जितने भी मुझे सुनेंगे वे अपने अपने मन में क्वेश्चन का आंसर लगाते चलेंगे। आप नोट करेंगे कि आपसे कितना क्वेश्चन सही हो पाता है। ऐसे करेंगे तो आपको चीज़ें याद होगी और लंबे समय तक ये आपके दिमाग में स्टोर रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जितने भी सवालों को आपके बीच में लाया गया है साथियों, हर सवाल को कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं, हर पढ़ाने वाला ये उम्मीद करता है कि जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार के सवाल आगे भी पूछने की संभावना है। तो उसी उम्मीद से सारे सवालों को, वैसे सवालों को लाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं पूछा गया है। क्वेश्चन फिर से देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है वो किसमें निहित है? तो देखते हैं, मतदाता में, राष्ट्रपति में, संसद में या फिर जनता में। यस, इसका जो सही जवाब होगा वो जनता होगा। और आप जब प्रस्तावना को देखे होंगे तो प्रस्तावना यही कहता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया।
मतलब हम भारत के लोग, हम भारत के लोग शब्द से ही प्रस्तावना का शुरुआत होता है। और इसीलिए अगर हम कहें तो ये जो मेरा आंसर होगा वो होगा जनता, वो होगा जनता, चूंकि प्रस्तावना यहीं से स्टार्ट होती है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इस प्रकार से है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आप लगा के देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो किस प्रकार से मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, क्या कहता है, पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए एवं उपरोक्त राज्यों के लिए है, नहीं, उसके बाद पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है, यह भी गलत हो गया। सी कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, मतलब इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जबकि मूल अधिकारों या अधिकार परिवर्तनीय है या परिवर्तनीय है। तो तात्पर्य मेरा जो आंसर हो जाएगा वो होगा सही सी, और इनमें से कोई नहीं तो होने का बात ही नहीं है। सी जब सही हो गया तो आंसर सी ही है। तो साथियों ऐसे सवाल जो होते हैं वो एक दो बार पहले बढ़िया से पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है और इसका आंसर क्या दिखता है, तब मुझे पता चलेगा कि इसका आंसर क्या है। यस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसा है सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। बहुत बढ़िया, संविधान का यहाँ पर 4 आर्टिकल आपको दिखे होंगे और चारों आर्टिकल कुछ न कुछ कहता होगा। तो क्या है स्थिति, ध्यान देंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 45 नहीं, अनुच्छेद 46 नहीं, अनुच्छेद 58 नहीं, अनुच्छेद 50 ये सही। तो क्या कहता है ये अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का जो है वो न्यायपालिका से पृथक्करण का क्या स्थिति है। स्थिति कुछ ऐसी है कि आज़ादी से पहले बहुत से ऐसे पद होते थे, जो कुछ पद ऐसे होते थे जो न्यायपालिका के पास होने के बावजूद भी वो कार्यपालिका के पास हुआ करता था। मतलब कुछ ऐसे पद थे जो न्यायिक व्यवस्था में था और वो कार्यपालिका में भी शामिल हो जाता था। कुछ लोग ऐसे थे जो कार्यपालिका में शामिल हैं और न्यायिक व्यवस्था में भी शामिल हो जाते थे। तो सरकार ने यहाँ बस संविधान का जब निर्माण करा तो कहा संविधान सभा के सदस्यों ने कि हम जो है वो कार्यपालिका का रोल अलग रखेंगे और विधायिका का रोल अलग रखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जब कार्यपालिका अलग होगा, विधायिका अलग होगा, तो न्यायपालिका का भी रोल अलग होगा। अतः न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का जो उल्लेख करता है वो मेरा करता है अनुच्छेद 50। अब आते हैं कि सर फिर 45 क्या कहता है, 46 क्या कहता है और 58 क्या कहता है। तो आप 58 के बारे में देखे होंगे कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो निर्वाचन से पहले राष्ट्रपति की कुछ योग्यताएं होती है। तो राष्ट्रपति के लिए जो योग्यता का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति की योग्यता, तो ये जो राष्ट्रपति की योग्यता है वो कौन सा अनुच्छेद में है, वो अनुच्छेद है आपका 58 में। 45 कहता है कि राज्य जो है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था, राज्य जो है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था का देखरेख करेगी और 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था करेगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था और 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करने का प्रयास करेगा, ये कहता है। अब आते हैं अनुच्छेद 46 कहता है, अनुच्छेद 46 कहता है राज्य ST, SC और कमजोर वर्गों के लिए, यहाँ पर हम लिखते हैं 46 को, ST, SC और कमजोर वर्गों के लिए, ध्यान से सुनना, कमजोर वर्गों के लिए विशेष ध्यान देगा, कमजोर वर्गों के लिए विशेष ध्यान देगा। तो ये मेरा आंसर बन गया। आपका क्वेश्चन था संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का, अलगाव का, अलग करने का बात कहा गया है, अनुच्छेद 50। तो इस प्रकार से जो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं वो चारों ऑप्शन को तोड़कर रखा गया कि क्या कहता है। आगे का क्वेश्चन क्या है साथियों, देखा जाए। कहता है इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है।
पढ़ते हैं। मध्य निषेध क्या है, काम का अधिकार क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है। तो ये जो है वो तीनों के तीनों हैं। तो कौन नहीं है, सूचना का अधिकार। और आप सबको पता है कि सूचना का अधिकार सन 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। तो इंपॉर्टेंट ये बनता है कि सूचना का अधिकार कब लागू किया गया, 2005 ईस्वी में लागू किया गया। और सही डेट पूछा जाए तो कब लागू किया गया था, तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूचना का अधिकार जो है वो डीपीएसपी में शामिल नहीं है। अब आपके मन में आता होगा कि सर मध्य निषेध कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो मध्य निषेध जो है वो 47 कहता है। आगे मन में सवाल आता होगा कि सर काम का अधिकार कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो काम का अधिकार अनुच्छेद 41 कहता है। और समान काम के लिए समान वेतन कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो अनुच्छेद 39 कहता है। हम हर एक ऑप्शन को अगर देखते चले जहां आवश्यकता होती है, तो ऐसे आवश्यक चीज़ों को अगर हम देखते चलें तो आंसर बखूबी बनेगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है तो सूचना का अधिकार नहीं है, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन कहाँ है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन अलग से है और वो है 2005 के तहत शामिल किया गया और इस प्रकार से इस लिस्ट में यहाँ पर शामिल नहीं है। मध्य निषेध 47 कहता है, काम का अधिकार 41 कहता है, समान कार्य के लिए समान वेतन 39 कहता है। तो इस प्रकार साथियों सारे ऑप्शन आपके सामने रख दिए गए। अगला क्वेश्चन कुछ देखते हैं, ऐसा है, क्या कहता है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स, ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए या संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो ध्यान देंगे 10 + 10 नहीं, 20 + 20 नहीं, 100 + 100 नहीं। तो सही इसका आंसर हो जाएगा 50 + 50। अब इसको हम तोड़ेंगे थोड़ा सा कि सर क्या ये पहले 50 + 50 था, नहीं। पहले राष्ट्रपति के लिए जो ये सिस्टम था वो 10 + 10 था, लेकिन 10 + 10 को बढ़ा करके 1997 ईस्वी में इसे कर दिया गया 50 + 50। तो ये जो अगर आपसे सवाल पूछे कि राष्ट्रपति के प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या 50 + 50 कब की गई, तो की गई 1997 से। दूसरा सवाल पूछता है तो फिर सर ये तो आपका 10 और 10 कट गया, अब बचा 20 और 20। तो ये जो 20 और 20 है, ये 20 और 20 है, ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति के लिए है। मतलब जब कोई उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए प्रस्तावक होने चाहिए 20 और अनुमोदक होनी चाहिए 20। तो टोटल वहाँ पर 40 होना चाहिए और यहाँ पर टोटल जो होना चाहिए वो 50 + 50 = 100 होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, तो 50 + 50 होनी चाहिए। 1997 से ये 50 + 50 किया गया, उससे पहले 10 + 10 था और उपराष्ट्रपति के लिए 20 + 20 है और 100 का कहीं जिक्र नहीं करता। बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखा जाए और देखा जाए कि क्या स्थिति है। एक एक क्वेश्चन का आंसर पढ़ा जाएगा फिर समझ में आएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होता है तो क्या होता है, संघीय संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं के सभी सदस्य, गलत, व्यवस्थापिकाओं के सभी सदस्य शामिल नहीं होते हैं। संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, जहां सभी शब्द जुट गया वो सभी तो होगा ही नहीं साथियों, ये ऐसे ही कट गया। आगे आते हैं कि संघीय सदस्य, संसद के सभी सदस्य तथा विधानसभाओं के सभी सदस्य, तो सभी यहां भी शब्द है। अब सवाल आता है, क्या कहता है, अब यहां पर सभी शब्द आता है लेकिन निर्वाचित भी तो है। लेकिन यहां अगर हमें देखना है स्थानीय संसद तथा, लेकिन अगर ये संसद के जगह में यहाँ पर केवल और केवल संसद होता तो बात बढ़िया होती। संसद तथा राज्य विधानसभाओं के, यस, एक होता है संसद के 2 सदन, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली के सभी निर्वाचित सदस्य, ये पॉइंट याद रखना है।
तो जहां सभी शब्द है और सभी के साथ निर्वाचित लगा हुआ है वो बढ़िया होगा। तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो आंसर डी होगा। अब यहाँ देखें, संघीय संसद तथा राज्य विधान व्यवस्थापिकाओं के सभी सदस्य, तो भाई निर्वाचित शब्द यहाँ नहीं जुटा है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन बी में भी निर्वाचित शब्द नहीं जुटा है। यहाँ निर्वाचित शब्द जुटा है, लेकिन यहाँ पर लिख देता है संघीय संसद के सभी, यहाँ पर सभी लिख दिया, और फिर विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो इसका सही जो आंसर होना चाहिए वो आंसर डी होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका आंसर डी। आगे का क्वेश्चन कुछ ऐसा है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन आप देखेंगे क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? महान्यायवादी का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, या फिर एक राज्य के राज्यपाल का? तो इसमें जो ऑप्शन है वो होगा डी, सभी का सभी। आप सब जानते होंगे कि महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक में किया गया है, और राज्यों के लिए राज्यपाल से संबंधित उल्लेख अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक में किया गया है। तो साथियों, अगर सवाल ऐसा आए कि इनमें से किसकी नियुक्ति करते हैं, तो महान्यायवादी का भी करते हैं, कैग का भी करते हैं, और राज्य के राज्यपाल का भी करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी के सभी लोगों को नियुक्त कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति करते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? बहुत बढ़िया। आर्थिक संकट शब्द केवल अंतर है, अगर हम इसे कहते हैं और इसे हम कह सकते हैं वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय जो आपातकाल है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है, तो ये वित्तीय आपातकाल का उल्लेख आज तक भारतीय संविधान में नहीं है। तो इस प्रकार देखा जाए तो वित्तीय आपातकाल जो हमारा संविधान में यहाँ पर शब्द का जिक्र किया गया है, मतलब आज तक इसे वित्तीय आपातकाल को लागू कभी नहीं किया गया है भारत में। अब यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उसमें एक कहता है कभी नहीं, तो मैंने कहा कभी नहीं। अब ये जो 1962 है, 71 और 75 है, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तात्पर्य ये समझना है कि भारत में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। अब जब नहीं की गई है तो यहाँ ऑप्शन है कभी नहीं। 1962 ईस्वी में भारत और चीन के साथ जब युद्ध हुआ था, तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत के तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था। ये पॉइंट याद रखेंगे। 1971 ईस्वी में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वीवी गिरी ने किया था। और जब 1975 ईस्वी में देश में आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लगाया गया था, तो उस समय के देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो साथियों, मेरा क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? कभी नहीं। आज तक देश में वित्तीय आपातकाल लगाया ही नहीं गया है। ये क्वेश्चन कंप्लीट। इस प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। अब ये जो है परिस्थितियां कुछ और है, लेकिन यहाँ ऑप्शन कुछ और है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे पकड़ना होगा। तो स्थिति क्या है, ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर नहीं, ये अब नहीं रहा। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, स्वविवेक से तक कोई बात ही नहीं बनता है। संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर, यह भी गलत। तो सही जो ऑप्शन होगा वो प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित सूचना के आधार पर ऐसा हो सकता है। मतलब ये जो पहले था वो नहीं था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में कहा गया कि राष्ट्रपति तभी आपातकाल की घोषणा करेंगे, खासकर राष्ट्रीय आपातकाल की, जब देश में कुछ ऐसी नौबत आए।
तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के लिखित सूचना के आधार पर, और यहाँ पर जो है मंत्री परिषद के जगह में मंत्रिमंडल लिखा गया है, क्योंकि मंत्रिमंडल के पास ही मंत्री परिषद की सारी शक्तियाँ होती है। इस प्रकार से देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा बी। और ये प्रावधान कब से लागू हुआ? 44वां संविधान संशोधन 1978 से लागू किया गया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? बहुत बढ़िया, पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट वीटो, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, मतलब तीनों है। भारत ही नहीं विश्व के लगभग सभी देशों में जहां राष्ट्रपति का सिस्टम है, चार प्रकार के वीटो का जिक्र किया गया है। और एक जो वीटो हमारा होता है, जो चार प्रकार का वीटो है, उसमें से एक वीटो है विशेषित वीटो। तो ये जो विशेषित वीटो है, ये विशेषित वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं, बाकी सारे के सारे वीटो का प्रयोग करते हैं। और आप सब पढ़े होंगे कि पॉकेट वीटो का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 111 में किया गया है, और इसका पहली बार प्रयोग 1986 ईस्वी में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। डाक संशोधन विधेयक को लेकर के। तो साथियों याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति के पास पूर्ण निषेध वीटो भी है, निलंबित वीटो भी है, और पॉकेट वीटो का भी उल्लेख किया गया है। इस प्रकार इसका सही आंसर जो होगा वो सभी होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है कि क्वेश्चन यहां से कई बार देखा गया है। ध्यान से सुनेंगे, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा, अगर हम यहां राज्यों से चुने जाने वाले नहीं भी कहते तो लोकसभा का चुनाव जो होता है पूरे देश में, वो कहीं ना कहीं हर राज्य से ही आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से ही आते हैं। तो तात्पर्य यहाँ अगर ये है, लोकसभा अगर शब्द जोड़ा है, तो हमें जानना होगा कि कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत संख्या लोकसभा की सीटों में बढ़ाई गई। तो तात्पर्य ये है, 6वां तथा 22वां गलत हो गया, 13वां तथा 38वां गलत हो गया, 11वां तथा 42वां ये भी गलत हो गया, और सही आंसर है 7वां तथा 31वां। तो ये जो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 कर दी गई, पहला पॉइंट। उसके बाद जो है 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 कर दी गई। लेकिन 2020 ईस्वी में 2 एंग्लो इंडियन के प्रावधान को जब हटा दिया गया, तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या मात्र और मात्र 543 है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऐसे कि 7वां संविधान संशोधन तथा 31वां संविधान संशोधन। मैंने कहा 7वां संविधान संशोधन के तहत कितना कर दिया गया? 525। मैंने कहा 31वां संविधान संशोधन के तहत कितना कर दिया गया? 545। परंतु वर्तमान में है कितना? 543। 2 एंग्लो इंडियन को कब हटाया गया? 2020 में। अगला क्वेश्चन, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है ये हमें जानना है। तो ये तो हर कोई जानते होंगे कि लोकसभा के टोटल सदस्य झारखंड से 14 जाते हैं, लेकिन हम 14 को तोड़ना चाहते हैं। 14 में 8 जो है वो अनरिजर्व है, 5 जो है वो एसटी के लिए रिजर्व है, और 1 जो है वो एससी के लिए रिजर्व है। तो हमें ये याद रखना है, सवाल यहाँ से पूछने की संभावना है। मतलब 8 मेंबर अनरिजर्व है, वहाँ से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, एसटी, एससी, जनरल, ओबीसी वगैरह जो भी लड़ना चाहे। दूसरा पॉइंट है 5 जो एसटी एरिया है वहाँ केवल एसटी मेंबर ही चुनाव लड़ सकते हैं, और 1 जो एससी है एरिया वो केवल और केवल एससी मेंबर चुनाव लड़ सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या है कि झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है
तो सही आंसर हो जाएगा 14 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऐसा है, लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान है। कौन से जगह में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान है? आप देखे होंगे संविधान का अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों को विशेष शक्ति दी गई है, और फिर आप देखे होंगे कि लोकसभा की अलग शक्ति है और राज्यसभा की अलग शक्ति है। लेकिन वो कौन कौन सा सिस्टम है जहां दोनों एक समान है, इक्वल है? तो हम लोग पढ़ते हैं, लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, यस सही है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, यस दोनों वोट करते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में, यस ये भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। मतलब इन जगहों में, इन तीनों जगहों में लोकसभा और राज्यसभा एक समान है, तीनों बराबर है, सॉरी दोनों यहाँ पर बराबर है, लोकसभा और राज्यसभा भी। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। आगे क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या है क्वेश्चन? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, ध्यान देंगे। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पूछा भी जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा के कितने कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पर 20-15 गलत, 15-10 गलत, 20-10 गलत, और सही आंसर है 15 + 7। 15 जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, 7 जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं, ये याद रखना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मेंबर होते हैं 15 + 7 = 22, मतलब टोटल जो मेंबर यहाँ पर होते हैं वो 22 मेंबर होते हैं, और ये 22 मेंबर में 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि विपक्ष का कोई नेता होता है, विपक्ष का नेता होता है। मतलब लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जिसकी सरकार होती है उसका कोई व्यक्ति नहीं होता है, वो होते हैं जो ऑपोजिशन में होते हैं, विपक्ष में बैठे होते हैं। दूसरी बात, इस अध्यक्ष को कौन नॉमिनेट करता है? तो अध्यक्ष को जो नॉमिनेट करता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तीसरा सवाल कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो होंगे वो विपक्ष के ही होंगे, ये प्रावधान कब से किया गया? तो ये जो प्रावधान किया गया है वो 1967 ईस्वी से किया गया है। तो तात्पर्य ये है, 2-3 चीज़ें हमको याद रखनी है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का होता है। लोक लेखा समिति में कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर होते हैं। लोकसभा से कितने होते हैं? 15 मेंबर होते हैं। राज्यसभा से कितने मेंबर होते हैं? 7 मेंबर होते हैं। इसके अध्यक्ष को कौन अपॉइंटमेंट करता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपॉइंटमेंट करता है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का कोई नेता होता है। ये प्रावधान कब से किया गया है? 1967 से किया जा रहा है। तो साथियों ऐसे ऐसे सवाल भी होते हैं। अगला सवाल खूबसूरत, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट अर्थात प्रतिवेदनों की समीक्षा करती, जांच करती है? अर्थात आप पढ़े होंगे कैग का उल्लेख अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा 148 से 151 में है, और कैग जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संचित निधियों का जांच करता है, आय और व्यय का जांच करता है। तो जो अपनी रिपोर्ट जो जांच करता है उसकी रिपोर्ट जो है वो सीधे संसद में जाता है, और जब संसद में जाता है तो संसद में कौन उसका जांच करता है उसकी रिपोर्ट को? तो जांच करने वाला कोई और नहीं बल्कि लोक लेखा समिति है। एक लाइन का सवाल कि कैग के रिपोर्टों को कौन देखता है, कौन जांच करता है? लोक लेखा समिति। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। विपक्ष का कोई व्यक्ति ही इसका नेता होता है। यह प्रावधान 1967 से किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथी आपका डी। निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? बहुत बढ़िया, आपको ये याद रखना होगा। यहाँ पर प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है, सरकारी उपक्रम समिति है और उपयुक्त सभी है। तो यहाँ जितने भी समितियाँ हैं
इन समितियों में कोई भी व्यक्ति मंत्री यहाँ का मेंबर नहीं होता है। इसका कोई भी सदस्य जो है वो मंत्री नहीं होता है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, वो राज्य मंत्री हो या उप मंत्री हो। मतलब जो मंत्री परिषद के मेंबर होते हैं वो यहाँ के सदस्य नहीं होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जब 28 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था तो उस समय टोटल न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। मतलब 7 + 1 = 8। तो अब यहां देख लीजिए कि 7 + 1 = 8, तो 7 कहाँ है? मेरा ऑप्शन बी में है। तात्पर्य ये है साथियों, मेरा क्वेश्चन क्या है कि मूल रूप से जब भारत के संविधान को लागू किया गया था उस समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। उसमें से 1 मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य थे। क्वेश्चन यही है, लेकिन कुछ बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है? जैसे 1956 में 10 + 1 कर दिया गया, पॉइंट 1। दूसरा 1960 ईस्वी में इसको बढ़ा करके 13 + 1 कर दिया। ये याद रखना है। मतलब न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 1956 में कितना? 10 + 1। 1960 में कितना? 13 + 1। और फिर जाकर के 1977 ईस्वी में लागू किया गया था 17 + 1। फिर जब आगे बात बढ़ी तो 1986 ईस्वी में किया गया था और वो था 25 + 1। फिर जब आगे बात बढ़ी तो 2009 में आया और 2009 ईस्वी में आया था 30 + 1। और जब आगे बात बढ़ी 2019 ईस्वी में तो 33 + 1। मतलब मूल रूप से अगर देखा जाए 1950 ईस्वी में तो 1950 ईस्वी में 7 + 1, 1956 में हो गया 10 + 1 = 11, 1986 में हो गया 1960 में 14, 1977 में 18, 1986 में 26 और 2009 में 31 और फिर जाकर के 2019 में 34। मतलब अभी टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है। 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन कहता है मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी? सही आंसर है 7। बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एड हॉक जस्टिस, और एड हॉक जस्टिस का जो उल्लेख किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 127 में किया गया। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है एड हॉक जस्टिस कितने वर्षों के लिए अपॉइंटमेंट हो सकते हैं? तो ये जो एड हॉक जस्टिस है वो 2 वर्षों के लिए अपॉइंटमेंट हो सकते हैं। तीसरा जो सवाल है इसे कौन अपॉइंटमेंट करता है? तो इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। किसके सलाह के द्वारा? तो भाई राष्ट्रपति के सलाह के द्वारा। तो राष्ट्रपति के सलाह से ही भारत के मुख्य न्यायाधीश अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एड हॉक जस्टिस तदर्थ न्यायाधीशों को अधिकतम 2 वर्षों तक के लिए नियुक्त कर सकता है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 127 में किया गया है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर पर आते हैं। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का जो कोरम है, जो गणपूर्ति है, वो गणपूर्ति में जब कमी होती है तब जाकर के एड हॉक जस्टिस को अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। मैंने कहा एड हॉक जस्टिस का उल्लेख कौन सा आर्टिकल करता है? 127। मैंने कहा एड हॉक जस्टिस को कौन अपॉइंटमेंट करता है? मुख्य न्यायाधीश। मैंने कहा किसके सलाह से अपॉइंटमेंट करते हैं? राष्ट्रपति के सलाह से। मैंने कहा कि आखिर इनका कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष तक का हो सकता है? 2 वर्ष तक का हो सकता है और बाकी नहीं। तो ये जो 4 पॉइंट है ये 4 याद रखेंगे और चारों से सवाल कभी ना कभी साथियों बनाया है। तो चलिए बढ़िया लग रहा होगा सेशन आपको। और सवाल कुछ देखते हैं हम। कहता है
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, बहुत इजी क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो आपके दिमाग में आता होगा, चूंकि उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट राज्यों में होता है, और राज्य का कार्यपालक प्रधान कोई और नहीं बल्कि राज्यपाल होते हैं। आपके मन में आ रहा होगा, लेकिन यहां गलत होगा कि कार्यपालक प्रधान तो होते हैं राज्यपाल, लेकिन राज्यपाल को वो अपना त्यागपत्र न दे करके त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। अतः हाई कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देता है, अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो देश के राष्ट्रपति को देता है, भारत के राष्ट्रपति को देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। यस। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया है। वन लाइनर है, यहां पर कोई कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करना है, यहां पर केवल और केवल रट जाना है कि ऐसा किस समय में कहा गया था। तो ये क्वेश्चन जो है वन लाइनर है, यहां से वन लाइनर कभी सवाल पूछे, हम आपके लिए वैसे सवालों को लाए हैं जहां से पूछने की खूब संभावना है, और अगर पूछ दे ऐसा सवाल तो आप नहीं जानेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। अतः यहां पर कहता है राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया है। ऐसा किसने कहा था, कौन से युग में आया था? तो नेहरू युग में। और कोई कॉन्सेप्ट यहां नहीं जनरेट करना है, बस एक ऑप्शन नेहरू युग में, नेहरू युग में। यस। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर फिर यहां दिमाग नहीं लगाना है, केरल में। मतलब केरल जो विधानसभा का चुनाव हुआ, प्रथम बैठक होने से ही पहले उसे डिजॉल्व कर दिया गया, उसे भंग कर दिया गया। तो वो कौन सा राज्य था? पहला केरल था। अब याद रखना है कि केरल में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 140। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 140। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 20। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 9। तो ये 3 चीजें याद रखनी है कि केरल विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 140। लोकसभा में वहां पर सदस्यों की संख्या कितने जाते हैं? वहां से 20। राज्यसभा से वहां के कितने मेंबर जाते हैं? 9। ये चीज। और वन लाइनर क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर है केरल, केरल। यस। और कोई कॉन्सेप्ट नहीं। राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अभी रिसेंटली कई राज्यों में सवाल ऐसे देखे जा रहे हैं, और बिहार में भी ऐसा सवाल देखा गया है कि विधानसभा या संसद की गणपूर्ति क्या है। लेकिन संसद की गणपूर्ति भी 1/10 ही है, और विधानसभा की गणपूर्ति भी, कोरम भी 1/10 है। लेकिन कुछ कंडीशन है विधानसभाओं के लिए। तो यहां पर क्या कहता है, राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए, बैठक होने के लिए गणपूर्ति या कोरम, गणपूर्ति या कोरम कितनी है? तो ध्यान देंगे, हम आंसर पर आते हैं। 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, जिसे हम कहते हैं 1/10। तो इस प्रकार से देखा जाए, मतलब यहां तात्पर्य ये है, जिस राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या 100 से कम है, वहां हर हालत में बैठक होने के लिए, गणपूर्ति के लिए 10 मेंबरों का उपस्थित होना आवश्यक होगा। लेकिन जिस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 100 से अधिक है, वहां 1/10 के नियम को फॉलो करना होगा। अतः अगर सवाल पूछे कि राज्य विधानसभा की गणपूर्ति का उल्लेख कौन सा आर्टिकल करता है, तो आर्टिकल 189 करता है। अगर सवाल पूछे संसद की गणपूर्ति का उल्लेख कौन सा आर्टिकल करता है, तो संसद की गणपूर्ति का उल्लेख अनुच्छेद 100 करता है। तो 2 सवाल एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है कि विधानसभा के लिए गणपूर्ति का उल्लेख कौन सा आर्टिकल है? 189। दूसरा एक्स्ट्रा सवाल क्या है कि संसद की गणपूर्ति का उल्लेख कौन सा आर्टिकल करता है? 100। दूसरा सवाल यहां से कि या तो 10 मेंबर हो या तो कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग हो, जिसे 1/10 हम कह सकते हैं। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन, और ऐसे सवाल झारखंड में पूछने की एकदम संभावना है। सहायक आचार्य में ऐसे सवाल पूछने की प्रबल संभावना है। सहायक आचार्य ही नहीं, बिहार दरोगा में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। तो जितने सवाल साथियों आपके लिए ला रहा है कोटलिया पाठशाला, वो हर सवाल इंपॉर्टेंट होगा। और इसे देखें, लाइक करें, शेयर करें, और इसे और भी लोगों तक पहुंचाने का काम करें। अगला क्वेश्चन,
संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो विधि मंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को? नहीं, इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति को। जो यूपीएससी जो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, उस रिपोर्ट को किसी और के पास नहीं बल्कि राष्ट्रपति के पास देता है। और आप सबको पता होगा कि यूपीएससी का उल्लेख संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक में किया गया है। 315 से लेकर 323 तक में यूपीएससी का उल्लेख किया गया है और 315 से 323 तक में ही एसपीएससी का भी उल्लेख किया गया है, जिसे कहा जाता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और झारखंड के संदर्भ में कहते हैं जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो साथियों, कोई भी बंदा अगर ये सवाल को जान गया कि ये भी आर्टिकल वही है और ये भी आर्टिकल वही है, सेम आर्टिकल है, तो क्या क्वेश्चन है? संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है और किसी को नहीं सौंपता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, बहुत बढ़िया है। अब यहां पर ज्वाइंट आ गया, एक राज्य लोक सेवा आयोग नहीं, संयुक्त 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों का एक लोक सेवा आयोग हो सकता है, ऐसा कहा गया है। ऐसा कहा गया है। तो अगर ऐसा कहा गया है और 2 राज्यों का एक लोक सेवा आयोग है, तब तो मामला फंस गया। अगर उन्हें त्यागपत्र देना हो और बिहार और झारखंड का एक ही लोक सेवा आयोग हो, तो बिहार के राज्यपाल को देगा त्यागपत्र कि झारखंड के राज्यपाल को देगा? ये मामला फंस गया। तब ऐसी स्थिति में संविधान में उल्लेख किया गया है कि भाई अगर दोनों राज्यों का एक ही लोक सेवा आयोग हो तो ना बिहार के राज्यपाल को देगा, ना झारखंड के राज्यपाल को देगा, ना उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को देगा। तो देगा किसको? तो अपना रिपोर्ट जो है, अपना त्यागपत्र जो है वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। मतलब कहता है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे, राज्यपाल को नहीं देंगे। लेकिन एक राज्य का आ जाए, एसपीएससी का जिक्र हो जाए, तो एसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र किसी और को नहीं बल्कि राज्यपाल को देगा। लेकिन 2 राज्यों का हो जाए तो 2 राज्यों की स्थिति में राष्ट्रपति को देगा। बढ़िया क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। बस अब अगर आप डिटेल पढ़े होंगे कि 73वां संविधान संशोधन में क्या क्या बातें कही गई, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर पर आता हूं। महिलाओं के लिए 2/3, नो, महिलाओं के लिए 1/3। तो यहां पर 1/3 नहीं है, यहां पर जो ऑप्शन है वो 2/3 है, अर्थात ये मेरा जो है नहीं है। बाकी ग्राम सभा होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दिया जाएगा, ये सारी बातें हैं, परंतु 2/3 का उल्लेख नहीं किया गया है साथियों। तो आंसर जो हो जाएगा वो डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चारू मजुमदार का संबंध किस राजनीतिक दल से था? चूंकि सहायक आचार्य में एक पॉइंट है, एक टॉपिक है नक्सलवाद, और नक्सलवाद में संबंध चारू मजुमदार का है। तो ये जो चारू मजुमदार है, ये चारू मजुमदार का संबंध किस राजनीतिक दल से था? तो इसका सही आंसर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा चारू मजुमदार का संबंध था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। उसके बाद पहली बार कब चारू मजुमदार एवं कानू सान्याल ने भूमि अधिग्रहण को लेकर पूरे देश में सत्ता के खिलाफ व्यापक लड़ाई शुरू की थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऐसा कब किया था? तो ऐसा सही करने वाला जो डेट था वो कोई और नहीं बल्कि 1969 का था। तो क्वेश्चन क्या है कि चारू मजुमदार और जो एक है आपका कानू सान्याल ने भूमि अधिग्रहण को लेकर के पहली बार पूरे देश में सत्ता के खिलाफ व्यापक लड़ाई शुरू कब की थी? सही आंसर हो जाएगा 1969 में। यह नक्सलवाद से संबंधित सवाल है साथियों। आपने कहा था कि सर नक्सलवाद को भी शामिल किया जाए, मैंने कोशिश करा कि नक्सलवाद से संबंधित भी सवाल डाले जाएं और आगे भी नक्सलवाद से संबंधित सवाल खंड ख में देखने को मिलेगा। आगे आते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत में नक्सलवादी माओवादी उभार के खतरे को कम करने के लिए या कम करने के मद्देनजर किस मॉडल का जिक्र किया था? मतलब तात्पर्य ये है कि जो नक्सलवाद है, माओवाद है,
इसके उभार जो इसका उफान हो रहा है, ये जो डेवलप कर रहा है, उसको कम कैसे किया जाए। तो इन्होंने जब राजनाथ सिंह 2014 से लेकर 2019 तक भारत के गृह मंत्री के पद पर रहे थे, तो उसी दौरान इन्होंने जो मॉडल का जिक्र किया था वो झारखंड के सारंडा मॉडल का जिक्र किया था। तो ये झारखंड का सारंडा मॉडल कहाँ है? तो ये झारखंड में है। कौन से जिले में है? पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। तो साथियों याद रखना है, जितने भी सवाल लाए गए हैं हर सवाल इम्पॉर्टेंट है। एक बार आप इसे आराम से देखेंगे और इस क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास करेंगे, खुद से देखें कि कितना क्वेश्चन बनता है और लगभग सारे क्वेश्चन याद होना तय होगा। तो अगले सेशन में आपके बीच में मैं फिर आऊँगा ऐसे ही सवालों को लेकर के, और कोशिश करूँगा कि सारे सवालों को एक्सप्लेन किया जाए और फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तो फिर आज यहीं तक के लिए रुकता हूँ, फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।